चलिए आज हम लोग बात करते हैं किसकी, विद्युत धारा के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन। बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं, बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें, व्यंजक निकालना है। इसके अंदर ये कब पूछा, 2022 में। 2020 में भी सेम कहानी पूछा है कि उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, लेकिन दोनों में एक अलग पार्ट भी है। क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा क्या होती है। इसमें ही पूछा विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा इसमें से गायब कर दिया, मतलब 2022 में थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया, अच्छी बात है। तो हम इसको 3 पार्ट में बांट लिए। पहला में हम लोग क्या किए, व्यंजक निकालेंगे। दूसरे में हम लोग किसकी बात करेंगे, विद्युत शक्ति की। और तीसरे में विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे। तो हमारा 2020 और 22 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो आराम से समझते हैं। ये पार्ट वाइज बांटने का मकसद ये होता है कि आपको यदि 2 नंबर में भी इसमें से कुछ पूछे तो भी आप बना सके। 5 नंबर तो बना ही लोगे, 2 नंबर भी बना लोगे। तो आगे चलते हैं इसमें समझने के लिए। पहले इस पार्ट को लिखिएगा, फिर इस पार्ट को लिखिएगा। समझते हैं। यदि एक विद्युत आवेश Q को विभवांतर V के विरुद्ध गति करता है तो क्या करेंगे। यदि हमको किसी पोटेंशियल के विरुद्ध, विभवांतर के विरुद्ध यदि हमको किसी आवेश को गति करवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे भी ये फॉर्मूला पढ़े हुइएगा आप, V इक्वल्स टू कितना होता है, W/Q। तो यहां से हम लिख सकते हैं W बराबर V इंटू Q, ये लिखा जा सकता है। तो W इक्वल्स टू Q इंटू V हमने लिख दिया। और हम जानते हैं क्या, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे समय। तो Q/T, तो यहां से Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू T। अगला हम लोग क्या जानते हैं, ओम का नियम जानते हैं, क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। इसको हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान ली। अब हमको इसके अंदर वर्क ही, जो हमारा कार्य है वही हमारा क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो Q यहां से और V यहां से इसके अंदर पुट कर दिए। तो समीकरण 2 और 3 को समीकरण किसमें, 1 में रखने पर तो हम क्या रख सकते हैं, इस Q के जगह पे क्या रख दिया, I इंटू T, ये हमारा Q वाला बंदा। और ये I इंटू R किसके जगह पे, इस V के जगह पे। तो V हमारा ये था, तो V के जगह पे I इंटू R रखती है। अब गुना करोगे क्या होगा, I इंटू I बराबर I स्क्वायर, और R का R, T का T, तो I स्क्वायर RT। माना कि ये मानते हुए कि किए गए सभी विद्युत कार्य, जो कार्य है यदि उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो हमारा उष्मीय ऊर्जा क्या बन जाएगा, W। और जानते हैं दोनों का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जो कार्य होगा वही उष्मीय ऊर्जा या ऊर्जा बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर RT, और इसी को बोला जाता है जूल का उष्मीय नियम। तो यदि कहीं पूछता है जूल का उष्मीय नियम लिखिए, तो आप इस पूरे डेरिवेशन को लिखेंगे तो आपकी पूरी कहानी हो जाएगी। तो इतना आप लिख के आते हो तो आपका ये पूरा क्या बता रहा है, उसका व्यंजक स्थापित करा I स्क्वायर RT का। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा क्या था, सेकंड पार्ट में विद्युत शक्ति क्या होती है। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो किसी विद्युत परिपथ के अंदर ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। या और थोड़ा लंबा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और हमारा सिंपल सा विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, कहीं सामर्थ्य लिखा हो तो भी शक्ति ही है, क्या होता है, इसको लिख सकते हैं कार्य बटे समय। लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, या ऊर्जा बटे समय लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और वो हमारा क्या होता है कि इसे हमको किसको दिखाते हैं, शक्ति को दिखाते हैं। कार्य बटे समय मतलब W/T। अभी W जस्ट पीछे निकाले थे, कार्य I स्क्वायर RT, और ये इसका समय का T का T, तो T से T कट गया, क्या बचा I स्क्वायर R। अब इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R जानते हैं। तो I स्क्वायर R को हम लिख सकते हैं I इंटू R इंटू I इंटू R क्या होता है V, तो V इंटू I भी लिख सकते हैं, तो V इंटू I भी लिखा जा सकता है। और चाहे तो हम इसको V स्क्वायर बाय R भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कोई इसे लिखेंगे, देखिएगा I स्क्वायर R, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं I स्क्वायर R का स्क्वायर और एक R से भाग कर दिए, तो I R क्या होता है, V होता है। तो ये हम लिख सकते हैं V का स्क्वायर बाई R, मतलब I इंटू R V। तो दोनों का पे स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, मतलब V का स्क्वायर, तो V स्क्वायर बाई R लिखा जा सकता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जानते हैं, पढ़े हैं। और 1 वाट बराबर हम लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसका क्या होता है, जूल
और इसका क्या होता है टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड लिखा जा सकता है। और ये एक हमारी क्या होती है अदिश राशि होती है, मतलब इसके पास कोई दिशा नहीं होती है। तीसरा, यदि व्यवहारिक मात्रा की बात करें तो ये याद रखो पूछा जाता है या किलोवाट बोलिए या मेगावाट बोलिए या ये अश्व शक्ति हॉर्स पावर मोटर वगैरह जो आता है इसी एचपी के ऊपर आता है। कॉमनली आप लोग सुने होंगे अपने घर वगैरह में कि 2 HP का मोटर ले आइए, 3 HP का मोटर ले आइए, तो वही अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं और एचपी हॉर्स पावर इंग्लिश में बोलते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है 746 वाट। ये याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है नॉर्मली। तो ये अपना छोटा सा कहानी किसके लिए, विद्युत शक्ति के लिए, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा के लिए मतलब कार्य, ठीक है। तो कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा जो बैटरी लगा हुआ, जैसे ये बैटरी लगा हुआ ना, इसके द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत ऊर्जा कहलाता है। और अब जस्ट पीछे निकाले थे कार्य या विद्युत ऊर्जा के लिए क्या था, I² RT, इसी को W बोलो, U बोलो, H बोलो, I² RT। अब इसी को लिखना चाहते तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कैसे 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 कैसे, ऐसे I² RT। अब इसको हम I इंटू R इंटू IT ऐसा भी लिख सकते हैं, गुना करके I² हो जाएगा। I इंटू R क्या होता है, VIT। आसान था। अब इसको यदि हमको V²R लिखना तो अब जस्ट लिखे थे I² RT को लिख सकते हैं I² R² इंटू T, और I इंटू R का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाई R इंटू T, और I इंटू R भी, तो इसको लिख सकते हैं V² बाई R इंटू T, V² R बाई R इंटू T लिखा जा सकता है। आसान है, मतलब एक याद है, आप सबको लिख सकते हो, अपनी अपनी आस्था है। चलिए अब इसका ये एक अदिश राशि होती है, ध्यान में रखना है। दूसरा हमारा ऊर्जा या कार्य का एक ही यूनिट होता है जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कई बार पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज का यूनिट है, तो ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, कार्य या ऊर्जा का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। ये याद रखो, तो पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। और व्यवहारिक मात्रा की बात करें जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर। ये भी पूछे हुए हैं आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर कि 1 किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है, या 1 वाट आवर किस चीज का यूनिट है, और ये किसके बराबर होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसको हम ऑब्जेक्टिव के केस में आपको डिटेल में बताया कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कैसे होता है। तो वहां आप ये देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो जाके देखिएगा, और ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या रहा है, क्या फाइंड द एक्सप्रेशन विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब 2 सेल हमको दे दिया है, मतलब चलिए मान लीजिए तुलना करना, मतलब एक का तो पता होगा तब तो दूसरे का पता होगा। अब यदि हमको किसी के साथ किसी का तुलना करना तो एक का तो पता है तब तो ये भाई इसकी ये एबिलिटी है, तो दूसरे की एबिलिटी जब पता चलेगी तो कंपेयर करके बताएंगे ये तोप है, ये महातोप है। तो इसके लिए सिंपल सा हमारे पास 2 सेल है E1 और E2, इन दोनों को हमको क्या करना है, तुलना करना। तो लिखेंगे पहले, माना 2 सेलों के विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2 है, जिनकी हमको क्या करना है, तुलना की जानी है। तो दोनों सेलों के सबसे पहले क्या किया, ये हमारा क्या होता है प्लस वाला, ये छोटा वाला माइनस है, बड़ा वाला प्लस। तो दोनों के प्लस वाले को क्या किए, दोनों सेलों के धन सिरे को बिंदु A से दोनों को ला के कहा किसके साथ जोड़ दिए, A के साथ, और ऋण सिरों को द्विमार्गी कुंजी K के साथ, ये हमारा द्विमार्गी कुंजी K है, इसके साथ दोनों के ऋण सिरे को जोड़ दिया गया। के द्वारा धारा मापी G के माध्यम से एक जॉकी से जोड़ा जाता है। ये हमारा क्या है, जॉकी है, जो G लिखा हुआ है जॉकी है, सॉरी जॉकी के गैल्वेनोमीटर है, और ये जो है इसको कहते हैं जॉकी J। ठीक, जॉकी का मतलब क्या होता है, इधर से उधर जो घूम सकता है वो जॉकी है, और जो ये लगा हुआ है मेजरमेंट करने का काम करेगा, मापने का काम करेगा, वो हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो जी हमारा गैल्वेनोमीटर है और जी हमारा क्या है, जॉकी है। जे के साथ जोड़ देते हैं। अब हमको क्या क्या माना कि L1 और L2 क्रमशः सेल E1 और E2 के साथ शून्य विक्षेप की स्थिति है। मतलब क्या होता है इसका शून्य विक्षेप का मतलब, जब हम L1 के ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा E1 से जो करंट जा रहा था गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तब तो ये
हिला भी नहीं बचा बहादुर, तो L1 के अंदर हमारा E1 के लिए हमारा L1 क्या होगा, शून्य विक्षेप होगा, जबकि E2 के लिए हमारा L2 क्या होगा, शून्य विक्षेप। जब जॉकी को यहाँ लेके गए तो L1 पे ये हमारा क्या हो गया, कोई विक्षेपण, मतलब बहादुर कैसे था, कहाँ गया भाई, बहादुर लड्डू पे था, तो लड्डू का लड्डू पे रह गया। और जब हम E2 को लेके गए तो हमारा क्या मिला, L2 पे हमारा लड्डू पे रह गया। तो कह सकते हैं E1 के लिए L1 और E2 के लिए L2 क्या है, इसका शून्य विक्षेप की स्थिति है। चलिए अब हम लोग पढ़े हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर जो EMF होता है या पोटेंशियल ड्रॉप होता है या विद्युत वाहक बल होता है, वो लंबाई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे, कांस्टेंट लगा दिए x, तो E1 इज इक्वल टू XL1 और E2 इक्वल टू XL2 आराम से। अब दोनों का क्या कर दिए, रेशियो निकाल दिए E2 by E1, तो मतलब E2 by E1 बराबर क्या लिख सकते हैं, XL2 by XL1, x से x कट गया, क्या बचा L2 by L1, तो L2 by L1 ये। अब हमको इसमें से किसी एक का पता है, मान लीजिए E1 का पता है, लंबाई तो मेजर कर सकते हैं ना स्केल लगा के, तो E2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L2 by L1 इंटू E, जैसे E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, L2 by L1 इंटू E। तो कह सकते हैं यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल EMF ज्ञात हो तो हम दूसरे सेल का EMF निकाल सकते हैं। तो इतना आप करके आते हो तो आपको दो सेलों के क्या है, तुलना का व्यंजक प्राप्त हो गया, ये हमारा व्यंजक हो गया, आसान था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या कह रहा है, किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा समझाए, इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ का नियम क्या है ये बताइए, और साथ में आपको क्या बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति बतानी है। ये कब पूछा है, 2019 के अंदर, 2018 में भी ऐसा ही कुछ पूछा है कि किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करके व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त लिखे। फिर से पूछा 2015 का भी पूछा हुआ, सेम कहानी, क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखे और किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। अच्छी बात है भैया, करो अब बैठ के, 3 बार पूछा तो स्वाभाविक बात है, 18 में पूछा, 19 से पूछा, 15 में पूछा, आगे भी पूछ सकता है। तो इसका हम 2 पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम लोग करते हैं क्या चीज, किरचॉफ के नियम को लिखे तथा समझाए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा गया 2016 में 2 मार्क्स के अंदर। आप 2 मार्क्स वाले वीडियो देखे होंगे तो वहां आपको दिखा होगा। चलिए, और दूसरा पार्ट में हमने क्या किया, किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करके व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त लिखे। तो ये हमारे तो दोनों मिला दोगे तो हमको कितने, 3 साल का काम हो जाएगा, 15, 18, 19 का। अब समझते हैं आगे। पहला जो आप 2 मार्क्स में भी 2016 वाले में भी देख चुके हैं, प्रथम नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धारा नियम या संधि नियम। और ये किसके ऊपर क्या बोलते हैं, आधारित होता है, हमारा आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये एकदम याद रखने वाला चीज है, बार बार ऑब्जेक्ट ये पूछा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि संधि जहां पे होता है, मतलब जो जंक्शन पॉइंट होता है, उस पे जितने भी करंट्स आ रहे हैं सबका सम योग क्या होती है, शून्य होता है। तो कह सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब जितने जो आवत हैं उसको यदि हम धनात्मक मानते हैं तो जो जाएगा उसको क्या मानेंगे, मतलब पॉकेट में जो रुपया आ रहा है वो हमारा क्या है, प्लस है, लेकिन पॉकेट से जो जा रहा है वो क्या है, हमारा माइनस है। तो हम एक इसके लिए क्या चिन्ह परिपाटी होती है, जिसमें कहते हैं संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती है, ऋणात्मक। संधि की तरफ कौन कौन इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो दोनों आ रहे हैं, तो दोनों को देखिए प्लस लिए होंगे यहाँ पे, ये भी हमारा प्लस में, ये भी हमारा प्लस में। जो जा रहा है, कौन जा रहा है भाई, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो तीनों को माइनस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो ये दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जितना करंट किसी भी जंक्शन पॉइंट पे संधि बिंदु पे आएगा उतना ही करंट वहां से, विद्युत धारा वहां से बाहर भी जाएगी। तो कह सकते हैं ये दोनों आने वाले थे और ये तीनों जाने वाले थे, दोनों का क्या होगा, जाने वाले का योग और आने वाले का योग हमेशा बराबर होगा। तो छोटा सा चीज है, ध्यान में रखो, 2 नंबर में तो पूछता ही रहता है। चलिए आगे क्या हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ देख चुके हैं, अब सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं।
इसी को और क्या कहता है, वोल्टता का नियम या पास या लूप का नियम। इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो क्या होता है कि किसके संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो किसके संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए, ये नियम क्या कहता है कि परिपथ में प्रत्येक, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास या लूप के, जैसे ये हमारा दिख रहा है ABCA, ये एक बंद परिपथ है। उसी तरह ACDA, ये भी एक हमारा बंद परिपथ है। तो किसी बंद पास या लूप के विभिन्न भागों या खंडों में बहने वाली कौन सी धाराओं तथा संगत प्रतिरोध, धारा कौन सी, जैसे इसकी बात करें तो इसमें कौन सी धारा चल रही है, I1, और संगत प्रतिरोध कौन सा है, R1। प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब इन दोनों को इस गुना कर देंगे। अब यदि इस लूप की बात करते हैं ACBA में, तो ये प्रतिरोध और ये धारा, इस दोनों को गुना करते और दोनों को योग कर देते। योग इस पास या लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर है। अब इसमें जितने भी लगे होंगे विद्युत वाहक बल, इसमें कौन सा लगा हुआ है, इस लूप की बात करें तो कौन लगा हुआ है, E1 लगा हुआ है, तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा नियम कहता है बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यदि आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। परिभाषा है भैया लूप क्या क्या, मतलब हमारा लॉ क्या कहता है। ठीक है, आप थोड़ा सा और ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी ज्ञान चक्षुओं को खोलिए और आगे ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे कहानी में क्या है। उससे पहले थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी एक चीज होती है जिसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि यदि सेल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर, सेल हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, किससे चलना हमको, ऋण से धन की तरफ। ये छोटा वाला ऋण और बड़ा वाला धन। ऋण से जब धन की तरफ चलेंगे, चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक, देख रहे हो यहाँ प्लस लिए धनात्मक। वही उल्टा चलेंगे, मतलब कौन सा, ये हमारा धन धनाधन, ये हमारा ऋण, धन से ऋण की तरफ जाएंगे तो विद्युत वाहक बल हमारा क्या होगा, ऋणात्मक लेना है। ये अपना क्या है, रूल है। तो कैसे, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल हमारा क्या होगा, ऋणात्मक लेते हैं। सेम कहानी रेसिस्टेंस के साथ, यदि धारा के साथ हम चलते हैं तो हमारा जो होगा धारा, विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लेंगे। और यदि हम धारा के विपरीत, ये हमारी धारा की दिशा और हम कैसे चल रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में, तो उस समय हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक, क्या, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। वही कहानी है। इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक, धारा की दिशा में चलेंगे तब, जैसे ये दिशा में चल रहे हैं तब, तथा धारा और विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में चलने पर धनात्मक लेते हैं। धारा ऐसे और चल कैसे रहे हम इसके उल्टा, तो हम क्या लेंगे इस समय, धनात्मक लेंगे। तो धनात्मक लिए हैं प्लस IR। इतना यदि आप याद रखोगे तो ये जो कहानी है हमारा, ये आराम से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले प्रथम बंद पास ABCA के लिए, ABCA मतलब बहादुर ऐसे चला, ऐसे आया, फिर वापस A तक आया। तो हमको चलना कैसे, ऐसे चलना। चलिए हम चल लेते हैं। ये हमारे चलने का ऐसा हमारा चलना हुआ, मतलब जैसा सर्किट बना हो वैसा ही लाइन भी खींच लीजिए। अब ये हमारा क्लॉकवाइज चलना कहते हैं इसको। तो A से B से C और C से वापस A पे, बंद लूप जहां से चले तो वहां पहुंच गए। तो A से जब B की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिला, एक विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल में हम किस प्लेट से किस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, मतलब प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ हम जा रहे हैं। धारा से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं इसका। तो हम जब प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ जाएंगे तो हम जस्ट अभी देखें पीछे, माइनस से प्लस की तरफ आते तो धनात्मक मानते, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक मानेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस E1, क्योंकि इसका नाम क्या है, E1। आगे चले, इसके बाद हमको ये मिल गया बहादुर R1। हम कैसे चल रहे हैं, इस तरफ धारा कैसे चल रही है, उसकी उल्टी दिशा में। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इसका और इसका गुणनफल उल्टी दिशा में, तो मतलब धनात्मक। उल्टी दिशा में है, ये इधर जा रहा था, ये इधर जाएगा तो धनात्मक। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या चीज, I1 इंटू R1, चूंकि I1 ये, R1 हमारा ये। अब B से कहां चलना है, C की तरफ, कुछ भी नहीं मिला। अब C से जो ही A की तरफ जाएंगे तो कौन मिलेगा हमको, R2।
विद्युत धारा की दिशा ये और चलने की दिशा क्या है उसकी उल्टी। अब कहोगे सर यहाँ पे I1 I2 की दिशा आप कैसे ले लिए? तो भैया आपको जो लेना है लो, जैसे ये वाला है इससे भी हम बाहर निकाले, ये वाला इससे भी बाहर निकाले, जितना निकला हुआ उतना वापस आएगा। इससे ही बाहर निकला, ये इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बन जाएगा I1 प्लस I2। निकालो करंट को, क्या दिक्कत है, प्लस वाले से निकलेगा माइनस वाले को आएगा। तो इसकी बात करते हैं R2 की, तो इस यहां से कौन सी धारा जा रही है I1 प्लस I2 और प्रतिरोध क्या है R2, तो दोनों का गुणनफल, चूंकि इसकी दिशा इस तरफ, किसकी धारा की दिशा इस तरफ और हमारे जाने की दिशा क्या उसकी उल्टी, तो मतलब ये भी क्या होगा हमारा धनात्मक, मतलब लिख सकते हैं R2 इंटू I1 प्लस I2, R2 इंटू I1 प्लस I2 बराबर क्या, वापस जहां से चले तो वहीं पहुंच गए, मतलब बराबर 0। अब जो ऋणात्मक उसको एक तरफ और धनात्मक को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए ये दोनों हमारा क्या है, एक तरफ कर लिए, पॉजिटिव था, और ये नेगेटिव वाले को दाहिने तरफ, तो मतलब E1। तो जो कथन में लिखा हुआ है कि धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है हमारा, विद्युत वाहक बल के, तो बराबर तो हो गया ना। सेम कहानी हम चलते हैं किसके लिए, किसके लिए ACDA, A से C की तरफ जाएंगे। हमको चलना कैसे है, चलना कुछ कैसे है, ऐसे चलते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये हमारे चलने का तरीका है, क्लॉकवाइज चलते, घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो A से C जा रहे हैं तो हमारी धारा की भी दिशा वही जो हमारे चलने की दिशा है, तो मतलब क्या मिलेगा R2 इंटू R1 प्लस I2 ऋणात्मक होगा, तो यहां लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस। फिर कहां पहुंचे, A से C पहुंचे, C से हमको कहां जाना है D पे, C से हमको जाना है D पे, तो C से D जाएंगे तो हमको कौन मिला, सबसे पहले R3 मिला। धारा कैसे जा रही है ऐसे, और हम भी कैसे जा रहे हैं, सेम एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा R3 इंटू I2 हमको क्या मिलेगा ऋणात्मक, तो यहाँ लिखेंगे I2 इंटू R3 ऋणात्मक। कहाँ पहुंचे, अब इसको टप के पहुंचे यहाँ पे, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे। जैसे देख रहे हो यहाँ पे छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, तो यहाँ प्लस लेंगे तो प्लस E2। अब दाया बाया कर लेते हैं, इस दोनों को उठा के दाहिना ले गए तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों का सम बराबर विद्युत वाहक बल के। तो उम्मीद करते थोड़ा सा समझ में आया होगा। यदि आप इतना लिख डालते हो मोर देन सफिशिएंट है, और यदि ये लिख डालते हो तो ओवर सफिशिएंट है। चलिए पहले इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करें। चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करके व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की संतुलन की शर्त निकाले। शर्त में क्या आता है, याद होगा आप लोग पढ़े होंगे, P/Q इक्वल्स टू R/S या P/R इक्वल्स टू Q/S, यही शर्त है। इसी को आपको निकाल देना है, किसका उपयोग करके, किरचॉफ के नियम का। कई बार पूछा है, कब पूछा, 19 से पूछ लिया, 18 में पूछ लिया और 15 में पूछ लिया, 3 साल 5 नंबर के मायने रखता है। चलिए तो ये चित्र जो दिख रहा है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसके बारे में कुछ कथावाचन कर लेते हैं। कथावाचन में क्या है भैया, PQRS क्या है, 1 2 PQRS, ये चारों क्या है, प्रतिरोध है किसके, व्हीटस्टोन ब्रिज के, जिसके संधि कहाँ पे, B और D पे, B ये हमारा, D हमारा, इस दोनों से कौन लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर लगा है जिसका प्रतिरोध क्या दे के रखा है, G दे के रखा है। अच्छी बात है। परिपथ में एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। एक सेल दिख रहा है यहाँ पे, इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। खुश हुए। परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से जब धारा जाएगी तो ये हमारा क्या क्या लाएगा, I। यहां जाएगा तो ये दो भाग में बटेगा, क्योंकि दो पाथ रास्ते इसको मिल रहे हैं, इस साइड जो गया I1, इस साइड जो गया हमारा I2। इसमें जो यहां से I1 गए हो, ठीक है, यहां से ये फिर इस पार्ट में और इस पार्ट में बटेगा। इधर जो गया उसका हमने मान लिया नाम I3, और इस साइड जो गया उसका नाम हमने रख लिया IG। जब ये I2 इधर से आया तो इधर से कौन आ रहा था, IG भी आ रहा था, ठीक है। तो ये दोनों मिलके इस साइड जाएगा, उसका नाम हमने क्या रख लिया, I4। ये चारों पांचों नाम रख दिए, अच्छी बात है, रख दिए तो रख दिए, ठीक है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम क्या कहता है, किसी भी संधि बिंदु पर कुल धाराओं का कुल योग क्या होता है, शून्य होता है।
तो सबसे पहले कौन से संधि बिंदु पे जाएंगे, बी के ऊपर जाएंगे। बी के ऊपर क्या हमको मिला है, I1 आवत है और IG और I3 जा रहा है। इसका मतलब क्या है, I1 माइनस IG माइनस I3 बराबर 0। तो लिख सकते हैं I1 माइनस IG माइनस I3 बराबर 0। तो इस दोनों को दाहिना लेके गए तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आते हैं संधि नंबर डी पे। ये डी, यहां कौन आ रहा है, ये I2 आ रहा है और IG आ रहा है, जा कौन रहा है, I4। तो लिख सकते हैं I2 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0, या उसी को लिखते हैं I2 प्लस IG बराबर I4। लिख दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। चलिए अब आते हैं सवाल किसके, किरचॉफ का दूसरे नियम का उपयोग करते हैं। अभी जस्ट जो पिछले वाले क्वेश्चन में देखे हैं चिन्ह परिपाटी, ठीक है, वहां आप लिखो या नहीं लिखो, लेकिन यहां तो समझ के लिखना पड़ेगा। याद करना फिजिक्स के अंदर थोड़ा मुश्किल काम है। चलिए अब आते हैं कौन से बंद परिपथ के ऊपर, ए बी डी ए से बी, बी से डी, डी से ए। ये पूरा एक बंद परिपथ है, क्लोज लूप है। तो सारा सफाई किया जाए। अब कैसे चल रहे हैं, ए से बी, बी से डी, डी से ए, ऐसा ऐसा और ऐसा चलना शुरू करते हैं। ए से बी जब जाएंगे तो हमको कौन मिला, एक पीर प्रतिरोध मिला, उससे धारा क्या पास कर रही है, I1। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, I1P, धनात्मक या ऋणात्मक, क्योंकि धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा दोनों एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो इसको हमने लिखा I1P। अब चले कहाँ पहुंचे, बी पे। बी से जब हमको कहाँ जाना है, डी पे, तो हमको कौन मिला, IG धारा और प्रतिरोध क्या, G। हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा बराबर, मतलब लिख सकते हैं IG इंटू जी, माइनस के साथ नेगेटिव, IG इंटू जी माइनस के साथ। फिर पहुंचे कहाँ, डी पे। डी से ए की तरफ जाएंगे तो हमको कौन मिल रहा है, R और I2। हमारे जाने की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा इसकी उल्टी, मतलब ये क्या देगा, धनात्मक। तो प्लस किधर गया, प्लस I2 इंटू R। ये हमारा किसके लिए हुआ, बराबर 0। वापस ए के ऊपर पहुंच गए तो ए बी डी ए में, तो अब इसको थोड़ा दाया बाया करके क्या लिख सकते हैं, I1P प्लस IG G बराबर I2 R। इतना इसको दाया बाया करोगे तो लिखा जा सकता है, मतलब इस दोनों को उठा के दाहिना लेकर इक्वेशन नंबर 3 बना दिए। अब आते हैं BCDA में। BCDB ना, BCDB, ठीक है। तो BCDB में चलते हैं, थोड़ा सफाई किया जाए, इसको ई रहने देते हैं। BCDB में ऐसे चलेंगे, B से C, C से D और D से A की तरफ। तो B से जब C जा रहे हैं तो हमारे चलने की दिशा और विद्युत धारा की दिशा क्या है, दोनों एक है, मतलब यहाँ पे प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऋणात्मक I3Q, क्या है, प्रतिरोध है। अब DC पे पहुंचे, B से, C से हम पहुंचे कहाँ, D पे। अब ये हमारे क्या है, धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा उसकी उल्टी, तो यहाँ क्या होगा, दोनों का गुणनफल धनात्मक होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किधर गया, I4S I4। अब पहुंचे D पे, D से हमको कहाँ जाना है, B पे। तो B के बीच में कौन आया, G आया। विद्युत धारा कैसे चल रही है इसमें, ऐसे नीचे की तरफ, और हम कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो दोनों का गुणनफल निगेटिव या पॉजिटिव, स्वाभाविक सी बात, दोनों एक दूसरे के उल्टा जा रहा है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IG इंटू जी पॉजिटिव, IG इंटू जी पॉजिटिव। और दाया बाया कर लोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये चला जाएगा दाहिना में, ये दोनों प्लस तो है, ये है प्लस का प्लस है, वो I3Q लिख सकते हैं। इसका नाम क्या रख दिए, 4, ये हमारा 3, 1 2 तो पता ही है। इतना यदि आप समझ लेते हो तो कहानी में अब की बार कुछ नहीं रखा हुआ है। सवाल ये है कि भैया इतनी बार पूछा है तो चांसेस है कि आगे भी पूछे, तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं को इसके ऊपर लगाइए और दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको ई लिख लेते हैं, तो नाम रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में तब कहा जाता है जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो, 0 हो। इसका मतलब क्या है, IG यदि 0 के बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या है, संतुलन की स्थिति में, बैलेंस्ड कंडीशन पे है। तो लिख दिए, यानी क्या, IG बराबर 0। अब जो हमारे पास 4 समीकरण थे सबके अंदर हमने क्या डाल दिया, अब IG बराबर 0। समीकरण 1 2 3 4 से IG बराबर 0 समीकरण
1 2 3 4 से, तो सबसे पहले समीकरण 1 में जाते हैं। समीकरण 1 में हमको क्या है, I1 बराबर IG प्लस I3, तो IG को हम 0 करेंगे तो क्या होगा, I1 बराबर I3, तो I1 बराबर I3। सेम हमारा समीकरण 2 में जाते हैं, तो इसमें IG बराबर 0 करेंगे तो I2 बराबर I4, लिख सकते हैं I2 बराबर I4, इसका हमने छठा नंबर नाम रख दिया। अब समीकरण 3 में जाते हैं, तो समीकरण 3 में IG बराबर 0 रखना, मतलब ये वाला बहादुर 0, मतलब ये वाला बहादुर 0, तो क्या हो जाएगा, I1P बराबर I2R, I1P बराबर I2R। फिर जाते हैं समीकरण नंबर 4 में इसको कर दिए लड्डू, IG 0 तो ये पूरा 0, तो I3Q बराबर I4S, I3Q बराबर I4S। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या किए, समीकरण किसमें 7 को 8 से डिवाइड किए, इसमें इससे भाग दिए, इसमें इससे, तो क्या लिखेंगे, I1P डिवाइडेड बाय I3Q, I1P बटे I3Q बराबर I2R बटे I4S, I2R बाई R4S, इतना लिखा जा सकता है। और समीकरण 5 और 6 से देखना है, 5 और 6 से हमको ये पता I1 I3 के बराबर है और I2 I4 के, I1 I3 के बराबर, I2 और I4 के बाद क्या कह सकते हैं, I1 इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर तक कट गया, ये दोनों भी बराबर तक कट गया, बचा क्या, P बाई Q, R बाई S। तो यही तो संतुलन की स्थिति का व्यंजक है, तो P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S लिखो, चाहे P बाई R इक्वल्स टू Q बाई S लिखो। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, 3 यदि हमारे पास नोन ज्ञात प्रतिरोध है तो एक अननोन अज्ञात प्रतिरोध को इन तीनों की सहायता से निकाला जा सकता है। तो कह सकते हैं यह विट्रोसन ब्रिज के संतुलन के लिए शर्त है। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग प्रयोगशाला में अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए किया जाता है। किसकी मदद से, 3 ज्ञात प्रतिरोधों से। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक तो मार ही दीजिएगा। चलिए स्क्रीन का शॉट ले लीजिए। अब क्या रहा, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स यूज इन डिटेल। मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसकी उपयोगिता विस्तार में समझाए। ये कब पूछा, 2017 में 5 नंबर में पूछे हुए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जस्ट समझे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, 4 प्रतिरोधों का एक इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका उपयोग हम उसमें से 3 प्रतिरोधों का उपयोग करके चौथे को निकालते हैं। तो वही बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का एक क्या है, नेटवर्क है, जिसमें किसी प्रतिरोध को अन्य 3 प्रतिरोधों के रूप में व्यक्त किया जाता है, या कह सकते हैं कि 3 जिनके बारे में जानकारी है उसका उपयोग करके किसी एक को निकाल सकते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, असंतुलन ब्रिज का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट देखे हैं, थोड़ा सा डिटेल में पीछे देख चुके हैं क्या भैया, हाँ, कि यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण 0 होता है तो ब्रिज को क्या कहा जाता है, संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। यानी क्या है, हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी तो कह सकते हैं कि हमारा ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो संतुलन की स्थिति में। इसका मतलब है यहाँ धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ का जो विभवांतर है और यहाँ का विभवांतर, या कह सकते हैं विभव, क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब कह सकते हैं VV बराबर VD। क्या होता है, आवेश का प्रवाह क्या होता है, जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक हमारा आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो मतलब यदि दोनों बराबर हो जाए, मतलब 2 पानी के बोतल हैं, दोनों में हमने क्या रख दिया, एक ही ऊंचाई पे एक ही लेवल का पानी भर कर रखे, तो थोड़े ना एक से दूसरे में चला जाएगा, पानी न जाने वाला है। कब जाएगा, जब एक को नीचे लाएंगे दूसरे को ऊपर रखेंगे, तो एक हाई पोटेंशियल पर रहेगा, एक लो पे रहेगा, तो हाई से लो की तरफ जाएगा। वही कहानी आवेश के साथ भी होता है, तो दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संतुलन स्थिति में जस्ट देखिए, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S, या इसको लिखेंगे तो P बाई R बराबर Q बाई S लिख सकते हैं। भावना ही है, फोटो चिपका डालो। और यदि हम जब इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो इसको रखो या नहीं रखो, बात खत्म है। मतलब यदि ये संतुलन की स्थिति में ये रहता, इसका मतलब क्या है, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 होता, इस फिगर के हिसाब से। ठीक है, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 होता, तो इसके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो जब आप इसके प्रॉब्लम देखे होंगे उस समय इसको हटा के काम किया था ऐसे, मतलब साफ सुथरा। मतलब अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये दोनों भी सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आप इसको बना सकते थे। ये हमारा क्या हो गई, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा संक्षेप ज्ञान।
अब आगे बात करते हैं इसके उपयोग का। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका उपयोग सबसे पहली बात भैया 3 का उपयोग करके 1 को निकालने के लिए कह सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक विद्युत परिपथ है जिसका उपयोग प्रतिरोध को मापने और प्रतिरोधों की सटीक तुलना के लिए किया जाता है। एक को मापने के लिए, नहीं जिसका पता उसका मेजर कर लो, और दूसरा हमको इसकी तुलना में यूज होता है। दूसरा, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। बैलेंस कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि भैया जो नहीं है, मतलब जो जिसके बारे में जानकारी नहीं वो कितना है। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं अच्छे से फिगर बना के। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करें। पहली बात तो मीटर ब्रिज क्या है, और दूसरा क्या करना है हमको, उससे अज्ञात प्रतिरोध को निकालना है। अच्छी बात है, कहिया पूछ दिया भैया, 2016 में 5 मार्क्स से पूछा है। चलिए समझते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित एक सुग्राही यंत्र है, मतलब एक समझ सकते हैं इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, एक यंत्र है हमारा, जो किसी, इसका क्या काम होता है, चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, या किसी चालक तार का कहिए, या किसी भी जिस प्रतिरोध का हमको मान नहीं पता है उसको ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ अननोन, मतलब इसके बारे में हमको नहीं पता है कि ये प्रतिरोध इसका कितना है, तो वो निकालने में उपयोग किया जाता है। अब प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे प्रतिरोध, तो उसके लिए क्या करेंगे, जॉकी को आगे पीछे खिसका कर एक ऐसे बिंदु बी पर स्पर्श कराया जाता है। जैसे ये हमारा जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है जॉकी। ठीक है, इस जॉकी को आगे पीछे खिसकाया जाता है और ऐसे जगह पे लेके आया जाता है जहां पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर जी दिख रहा है उसमें विक्षेप शून्य हो, मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो क्या बी पर स्पर्श कराते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाए, मतलब वहां से, मतलब क्या है इसका कि यहां से कोई करंट पास नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं है, कहीं भी अपना उसका कांटा ना हिलने वाला है। तो अब कहां पे इसको ये मिला, इस बी वाले पे, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी, एल। तो ये मीटर ब्रिज में कितनी होती है, जो पूरी लंबाई होती है यहां से यहां तक की 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल कह सकते हैं। एक मिनट, चलिए आगे भी है। चलिए, तो ए से बी तक की लंबाई कितनी, ए से बी तक की एल, और बी से सी तक की 100 माइनस, यहां से बी से सी तक की 100 माइनस एल। अब प्रतिरोध का हम लोग जानते हैं, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस का, रो एल बाई ए। कभी पढ़े थे, कभी हमने पढ़ा था R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, कभी पढ़े थे। तो यहां यदि हमको P का चाहिए, किसका चाहिए, तार AB का प्रतिरोध, यदि हमने P माना है तो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक का जो तार है इसका प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, P मान लिया। इसका प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, चूंकि A से B तक जो तार लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल जो होगा तार का, ये वाला क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यहां से वहां तक कहीं भी क्षेत्रफल बदलने वाला नहीं है, तो यहां से लिख सकते हैं रो एल बाई ए। उसी तरह तार कहां से, बी से सी तक का, बी से सी तक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रो एल के जगह पे क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की लंबाई 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल इंटू डिवाइडेड बाई ए, इसको लिख सकते हैं रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के हिसाब से, जो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके सिद्धांत के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, इस दोनों का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। सुने थे कभी, या कह सकते हैं आर बाई दिस एक्स बाई दैट, तो लिख सकते हैं पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस। पी के जगह पे क्या है हमारा, यहां से यहां तक का प्रतिरोध, तो ये कितना भी निकाले, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। क्यू के जगह पे हमारा क्या है, क्यू आगे वाले का रो 100 माइनस एल बाई ए, रो 100 माइनस एल बाई ए से ए साफ हो गया, रो से रो साफ हो गया। तो यहां से कितना, ये हमारा एक प्रतिरोध, दूसरा हमारा क्या एक्स है, तो एक्स के जगह पे चलिए हम आर बाई एस ही लिखे, अभी आगे लिख लेंगे, आर का आर एक्स का, तो आर के जगह पे आर लिख लिए और एक्स के जगह पे
एक्स लिखिए आर बाई एक्स को। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया ऊपर से एल और नीचे से 100 माइनस एल, एल बाई 100 माइनस एल बराबर आर बाई एक्स। यदि हमको x की वैल्यू निकालनी होगी तो x बराबर क्या लिखते, ये ऊपर आ जाता और ये पलट जाता, तो लिखते इसको 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। तो यहां से हमको जो भी अननोन है, अज्ञात प्रतिरोध है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। कब, जब जॉकी को ऐसे जगह पे लेके जाया जाए जहां पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण क्या हो, शून्य हो। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 100, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा तो एल नीचे आ गया, 100 माइनस एल ऊपर चल गया, आर का आर हो गया। तो कह सकते हैं एल का मान मीटर स्केल में ज्ञात करके इस समीकरण में रखने पर अज्ञात प्रतिरोध एक्स ज्ञात हो जाता है। एल का मान निकाल सकते हैं, ये हमारा कितना है 1 मीटर का होता ही है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जितना होगा वो चिपका डालेंगे इस फॉर्मूले में। आर का मान हमको पता है, सबको डाल लेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ कर लिए। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, मीटर ब्रिज को थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं, थोड़ा सा और। ये आप लिख लो, डालोगे जैसा मीटर ब्रिज के बारे में लिखे, तो अज्ञात लिखने मतलब प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले इसको यदि चिपका डाला तो लाइक झिंगा लाला। तो इसकी बनावट कैसी होती है थोड़ा समझेंगे। इसमें ए से सी कैस्टेंटन का या मैग्नीज का क्या होता है, एक समरूप 1 मीटर लंबा, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है 1 मीटर लंबा। मैग्नीन का क्या होता है, एक लंबा सा तार होता है जिसका प्रतिरोधकता रो मान लिए। ए से सी से, ए और हमारा कहाँ गया सी, ए और सी से उल्टा एल, देख रहे हो ये उल्टा एल है, उल्टे एल आकार के तांबे की 2 पट्टियां जुड़ी होती है, एक पत्ती ये और दूसरी पत्ती ये जुड़ी होती है, तथा इसके बीच एक और तांबे की सीधी पत्ती जुड़ी होती है, जैसे ये देख रहे हो सीधी जुड़ी हुई है, ठीक है। ए और सी के बीच एक सेल लगा होता है, ए और सी के बीच में एक सेल लगा हुआ है, ए और सी के बीच सेल लगा, और एक धारा नियंत्रक एवं एक स्विच की सहायता से परिपथ को पूरा करते हैं। धारा नियंत्रक और स्विच की, ये हमारा क्या, हमारा स्विच है, पूरा कर। तार एसी स्केल के समानांतर रहता है। अब जो हमारा तार जो एसी है वो यहाँ पे क्या चिपका डालेंगे, यदि फिगर देखोगे बुक में तो यहाँ पे एक स्केल बना हुआ रहता है, ये इस स्केल के समानांतर रहता है, अच्छी बात है। और क्या एसी समानांतर रहता है। आर एक प्रतिरोध बॉक्स है, ये हमारा क्या एक प्रतिरोध बॉक्स है, तथा एक्स वह प्रतिरोध जिसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है। टर्मिनल डी से इस जगह से एक किसको जोड़ दिया गया, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया गया, किसकी सहायता से, एक जॉकी से। ये हमारा क्या है, जॉकी है, जॉकी से जोड़ दिया गया, तो ये इसकी क्या है, बनावट है। तो इतना भी लिख डालोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धारा नियंत्रक यहाँ पे हमने नहीं इस फिगर में बना हुआ है, अब फिगर देखोगे बुक के अंदर तो धारा नियंत्रक आपको दिखेगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है डिटरमाइन। चलिए दिखाए गए परिपथ में बिंदुओं x1 और x2 पर विभव ज्ञात करें। ये हमारा क्या है x1 और ये हमारा क्या है x2। इस दोनों पे हमको विभव ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले देखते हैं इसमें एक यहां सेल लगा हुआ है, एक यहां सेल लगा हुआ है, तो कौन पावरफुल सेल है, 2 वोल्ट या 4 वोल्ट का। स्वाभाविक है 4 वोल्ट का होगा, तो करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा पूरे पथ के परिपथ के अंदर। तो हमको क्या चाहिए, एक यहाँ का चाहिए और यहाँ का चाहिए, 2 जगहों का चाहिए। तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, और चलते कैसे हैं, कैसे चलेंगे, जैसे मन करेगा वैसे चलेंगे। चलिए हम ऐसे चलते हैं। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ, अर्थ के साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ के लिए हम मान लिए 0। यहां से जो ही आगे जाएंगे ऐसे, तो हमारी चलने की दिशा और क्या है करंट की दिशा दोनों क्या है सेम है, लेकिन हमारा यहाँ क्या है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। मतलब क्या है, प्लस से माइनस की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो प्लस से माइनस तरफ चलते तो क्या मानते थे, हमारा ईएमएफ जो होता था विद्युत वाहक बल वो ऋणात्मक होता, तो लिख सकते हैं -2। अब आगे चले तो हमको ये प्रतिरोध मिला, तो प्रतिरोध कितना
2 ओम का, और करंट तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट I बराबर क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो I बराबर क्या होता है, V बाई आर। तो V कितना है, एक इस तरफ, ये इसको उल्टा पड़ा हुआ है, तो 4 वोल्ट 4 माइनस 2। अब प्रतिरोध कितना है, 1 2 1 3, तीनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 2, ये हो गया 2 बाई कितना 8, यहां से ये कट गया 1/4 एम्पियर। तो 2 हमारा क्या रह गया, 2 ये वाला हो गया। अब इसमें कितनी धारा आ रही है, ये I की धारा आ रही है, तो I हमारा कितना है, तो पता है 1/4, और प्रतिरोध कितना है 2 ओम का। तो लिख सकते हैं ये हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा भी सेम, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, भैया हमको क्या मिलेगा, ऋणात्मक। दोनों यदि एक ही दिशा में होगी तो ऋणात्मक, माइनस 2I कहाँ पहुंच गए, x1 पे, तो x1 यहां से लिख सकते हैं माइनस टू इंटू I की वैल्यू कितनी 1/4 इक्वल्स टू x1, ये कट गया तो ये बचा 2, तो यहां से हो गया -2 माइनस 0.5 बराबर x1, तो x1 बराबर कितना -2.5 निकलेगा। और चूंकि ये क्या है विभव है, तो इसका यूनिट क्या होगा भी। अब आते हैं दूसरे के लिए, किसके लिए, x2 के लिए। तो कहां से चलेंगे, फ्रॉम, चलिए इसको O मान लिए, फ्रॉम O से, चलिए फ्रॉम O से x1 तक चलते हैं। तो O पे 0, यहां से चले, हमको कैसे चल रही है धारा, ऐसे चल रही है, और हमारी चलने की दिशा कैसी है, ऐसी। तो धारा की दिशा कैसी है, ऐसी। तो हमारी चलने की दिशा, धारा की दिशा एक दूसरे क्या है, उल्टी है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, +2I कहां पहुंचे, x2 पे पहुंच गए, बराबर x2। तो 2 इंटू 1/4 बराबर x2, ये 2 से साफ, तो हमारा क्या हो गया, x2 बराबर 0.5 वोल्ट। तो x2 बराबर 0.5 वोल्ट, और ये हमारा Vx1 बराबर -2.5 वोल्ट। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत 10% यदि आपको हम समझा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। चलिए, यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।